स्वागत है आप सभी लोगों का आज की इस वीडियो में हम एसएससी जीडी का सैंपल मॉक डिस्कस करने वाले हैं। जैसा कि आप सभी लोगों को पता ही होगा कि आप लोगों की एसएससी जीडी की डेट्स अनाउंस कर दी गई हैं और यहाँ पे जो हमारी सैंपल मॉक की सीरीज चल रही थी उसको हम कंटिन्यू कर रहे हैं। ये आपके एग्जाम में बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण रोल अदा करेगी। ये जीके जीएस की सीरीज आपका स्कोर बहुत बूस्टअप करने में यहाँ से आपको मदद मिलेगी और वीडियो आप लोग लास्ट तक जरूर देखें। वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाली है। लास्ट में आपसे एक प्रश्न भी पूछा है तो उसका आंसर आप लोग हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताया करें। चलिए चलते हैं पहले प्रश्न की तरफ। पहला प्रश्न है हमारा, श्रीमन शंकरदेव किस शास्त्रीय नृत्य के संस्थापक हैं? तो जो श्रीमन शंकरदेव है इनका किस शास्त्रीय नृत्य से संबंध है? तो इसका राइट आंसर क्या रहने वाला है? इसका राइट आंसर होगा सत्रिया। श्रीमन शंकरदेव का जो संबंध है वो सत्रिया शास्त्रीय नृत्य से इनका संबंध है। अगर हम सत्रिया नृत्य की बात करें तो ये असम का शास्त्रीय नृत्य है और इसको 2000 में शामिल किया गया था। अगर हम असम के अन्य नृत्यों की बात करें तो इसमें आपका एक आता है बिहू, बगरुम्बा और देवधानी। ये आपके असम के अन्य नृत्य हैं। वहीं असम में एक बहुत महत्वपूर्ण मेला लगता है। कौन सा मेला लगता है? वो है आपका अम्बुबाची मेला। कौन सा है? अम्बुबाची मेला। और ये कामाख्या देवी मंदिर के अंदर मेला लगता है जो असम का बहुत फेमस मेला है, अम्बुबाची मेला। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, पाइका नृत्य का संबंध किस राज्य से है? तो पाइका नृत्य जो है इसका संबंध किस राज्य से है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर होगा आपका झारखंड। जो पाइका नृत्य है उसका संबंध जो है वो झारखंड से है। अगर हम अन्य नृत्यों की बात करें झारखंड की तो इसमें एक नृत्य आता है आपका मुंडारी और दूसरा आता है आपका फगुआ। तो ये दोनों अन्य नृत्य भी हैं और ये तीन नृत्य जो हो गए तो आपके झारखंड से ये संबंधित हैं, पाइका, मुंडारी और फगुआ नृत्य। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, कालिका प्रसाद का संबंध किस घराने से है? तो कालिका प्रसाद ये किस घराने से संबंधित है? तो इसका राइट आंसर आपका क्या होगा? तो इसका राइट आंसर होगा लखनऊ घराना। कालिका प्रसाद का जो संबंध है वो लखनऊ घराना से है। और अगर हम लखनऊ घराना की बात करें तो आप लोगों को हमने पहले ही बताया था कि जो महाराज शब्द होता है वो लखनऊ और कथक के संबंधित होता है। तो लखनऊ घराने के जो नाम है महत्वपूर्ण उसमें आता है आपका शंभू महाराज, बिंदादीन महाराज, ये आपके हो गए हैं लखनऊ घराने के। वहीं अगर हम बनारस घराने के महत्वपूर्ण नामों की बात करें तो इसमें आपका आता है रुद्र शंकर मिश्रा। क्या नाम है? रुद्र शंकर मिश्रा। दूसरा नाम आता है आपका स्नेहा बजाज का, स्नेहा बजाज। ये भी आपका बनारस घराने से संबंधित है, स्नेहा बजाज। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, त्रिलोक गुर्टू का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? अगर हम त्रिलोक गुर्टू की बात करें तो इनका जो संबंध है वो आपका तबला से है, त्रिलोक गुर्टू का संबंध। अगर तबला की अन्य बात करें तो तबला में नाम आता है किशन महाराज का, किशन महाराज। दूसरा नाम आता है आपका जाकिर हुसैन और तीसरा नाम आता है आपका अल्लाह रखा खान का। तो ये जो अन्य नाम भी हैं ये भी आपके तबला से संबंधित है, किशन महाराज, जाकिर हुसैन, अल्लाह रखा खान और त्रिलोक गुर्टू। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, गुड़ी पड़वा किस राज्य का नववर्ष त्यौहार है? नववर्ष त्यौहार जो है आपके वो एसएससी जीडी में हर शिफ्ट में पूछ ली जाता है। ये हमने सारे के सारे प्रीवियस ईयर बेसिस पे हमने ये प्रश्न बनाए हैं। ये सीरीज आप लोग देखेंगे जब आपका पेपर होगा तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल अदा करेगी। यहाँ से आपको डायरेक्ट प्रश्न मिलेंगे। अगर आपको अभी विश्वास नहीं है तो सीरीज जब पेपर एग्जाम्स होंगे तो जब हम रिव्यू कराएंगे तो इन्हीं क्लासेस का आपको स्क्रीनशॉट भी दिखाएंगे। तो बाद में अपोलाइज करने से ज़्यादा बेटर है इस सीरीज को आप लोग अच्छे से फॉलो करें। तो जो गुड़ी पड़वा है वो किस राज्य का नववर्ष त्यौहार है? तो ये आपका महाराष्ट्र का नववर्ष त्यौहार होता है गुड़ी पड़वा। अगर हम बिहार की बात करें तो बिहार में एक बहुत ज़्यादा फेमस फेस्टिवल है वो आपका मनाया जाता है। कौन सा? छठ पूजा। ये भी आपका बिहार से संबंधित है, छठ पूजा। इसके बाद आप लोगों को हम बता दें कि इंपॉर्टेंट जानकारी दे दें कि जो हमारी स्टैटिक जीके की बुक है ये अभी तक की हमारी बेस्ट सेलिंग बुक है। इसको काफ़ी सारे बच्चों ने परचेस कर चुके हैं और इसके जो रिव्यूज़ हैं वो सारे के सारे रिव्यू जो रहे हैं वो पॉजिटिव रिव्यू ही रहे हैं। इसका सेल अभी चल रहा है। स्टैटिक जीके की बुक है और आप लोगों को पता है एसएससी जीडी के एग्जाम में स्टैटिक जीके का वेटेज क्या रहता है? 9 से 10 प्रश्न तो कन्फर्म है। अगर इससे मतलब 8 से
ऊपर ही प्रश्न आते हैं स्टैटिक जीके से। तो स्टैटिक जीके अगर आपको बेहतरीन करना है तो आप इस ई बुक को परचेज़ कर सकते हैं। प्राइस इसका मात्र जो 49 रुपये दिया गया है, तो इसको आप लोग डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप लोग इसको परचेज़ कर सकते हैं। बुक बेहतरीन है, कंटेंट भी इसमें आपको बेहतरीन मिलेगा। जब अभी तक जिन बच्चों ने परचेज़ किया है, इनका रिव्यू आया है, उसमें सारा पॉजिटिव रिव्यू आया है, अभी तक एक भी नेगेटिव रिव्यू नहीं आया कि बुक के संबंधित। बेहतरीन बुक तैयार की गई है, इसको स्टैटिक जीके के लिए या आपके लिए संजीवनी साबित होगी। तो उसको आप लोग परचेज कर लीजिएगा, लिंक इसमें डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है आपका। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, 2024 का पुरुष टी20 वर्ल्ड कप किसने जीता था? तो 2024 का जो पुरुष टी20 वर्ल्ड कप था वो किसने जीता? तो उसका राइट आंसर होगा भारत। भारत ने 2024 का पुरुष टी20 वर्ल्ड कप जीता था। अगर हम इसकी होस्ट की बात करें, 2024 का जो वर्ल्ड कप होस्ट किया गया था टी20 का, ये कहाँ पे किया गया था? तो वेस्ट इंडीज में और अमेरिका में इसको होस्ट किया गया था। और जीता किसने? भारत ने। और पहला वर्ल्ड कप किसने जीता था? 2007 वाला। तो जो वो वर्ल्ड कप जीता था वो भी भारत ने जीता था। जब टी20 वर्ल्ड कप की शुरुआत हुई थी 2007 में, तो उसको भी भारत में जीता था। उस समय कप्तान कौन था? तो महेंद्र सिंह धोनी 2007 के वर्ल्ड कप के समय कप्तान थे। और 2024 में वर्ल्ड कप जीता भारत में, उसमें कौन कप्तान थे? तो रोहित शर्मा ये आपके कप्तान थे। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, शतरंज में कितने वर्ग होते हैं? तो शतरंज में आपको वर्ग पता ही होंगे, ये आपके 64 वर्ग होते हैं, जो आपके 32 के डिवीजन में डिवाइड होते हैं। 32 ब्लैक होते हैं और 32 वाइट होते हैं। अगर हम वहीं बात करें तो आपके 8 प्यादे होते हैं। 8 क्या होते हैं? ये आपके 8 प्यादे होते हैं। 2 इसमें आपके वजीर होते हैं, 2 शूरवीर होते हैं, 2 आपके हाथी होते हैं, 1 राजा और 1 रानी होता है। ये आपके शतरंज के चेस बोर्ड का होता है। 64 इसमें स्क्वायर्स होते हैं वर्ग को। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के प्रस्तावना में कितने प्रकार की स्वतंत्रता दी गई है? तो यहाँ पे जो स्वतंत्रता के बारे में बताया गया है कि भारतीय संविधान में कितने प्रकार की स्वतंत्रता दी गई है। तो जो भारतीय संविधान में स्वतंत्रता है उसको 5 प्रकार तरीके से दिया गया है। रिलीजियस, यहाँ पे मैं लिखे देता हूँ, रिलीजियस, वर्शिप, थॉट्स, एक्सप्रेशन और बिलीव्स। ये आपकी 5 तरीके की स्वतंत्रता दी गई है भारतीय संविधान में। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, समाजवादी और पंथ निरपेक्ष शब्द भारतीय संविधान में कब जोड़ा गया? इंपोर्टेंट प्रश्न है। तो ये आपका 1976 में जोड़ा गया था। और संविधान संशोधन कौन सा था? तो 42वां संविधान संशोधन था, जिससे समाजवादी और पंथ निरपेक्ष शब्द को भारतीय संविधान में जोड़ा गया था 1976 में। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, आलमगीर किस नदी के किनारे पर स्थित है? तो ये आपके जो नॉर्थ साउथ और ईस्ट वेस्ट में जो आपके शहर थे, तो उनको हम एक बार अच्छे से डिस्कस करते हैं। यहाँ पे ये आपका नॉर्थ हो गया, ये साउथ हो गया, और ये आपका ईस्ट और ये वेस्ट। तो अगर हम इसमें बात करें तो जम्मू कश्मीर में जो स्थान पड़ता है वो आपका कौन सा था? वो आपका मांडा था। अगर सुत कांगड़ोर की बात करें तो ये दास्क नदी के किनारे पर था। और ये जो आपका जम्मू कश्मीर है ये कहाँ पे है? तो ये मांडा ये स्थान है जो आपका जम्मू कश्मीर में पड़ता है। अगर हम ईस्ट की बात करें तो आपका ये आलमगीरपुर में है। और ये आलमगीरपुर कहाँ पे है? ये हिंडन नदी के किनारे पर बसा हुआ है। वहीं अगर हम दायमाबाद की बात करें, दायमाबाद, तो ये आपका प्रवरा नदी पर स्थित है। ये प्रवरा नदी के किनारे पर स्थित है। और सुतकांगडोर की बात अगर हम करें, सुतकांगडोर, तो ये आपका दास्क नदी के किनारे पर स्थित है। यहाँ पे आपको हम एक बार और समझा देते हैं। तो चिनाब नदी पर क्या स्थित है? तो जो चिनाब नदी पर स्थित है वो आपका मांडा स्थित है। और जो आपका आलमगीरपुर है वो आपका कहाँ पे स्थित है? तो ये आपका हिंडन नदी पर है आलमगीरपुर। और दास्क नदी पर क्या है? तो सुत कांगडोर जो है वो आपका दास्क नदी पर स्थित है। और प्रवरा नदी पर क्या स्थित है? तो दैमाबाद जो है ये आपका प्रवरा नदी पर स्थित है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, जुते हुए खेतों के साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुए? तो जुते हुए खेतों के साक्ष्य हमें कहाँ से प्राप्त हुए? तो ये कालीबंगन से हमें प्राप्त हुए थे जुते हुए खेतों के साक्ष्य। इसमें अगर हम बात करें तो हमें बंदरगाह कहाँ पे मिला था? ये इंपॉर्टेंट प्रश्न बन जाते हैं आपके। तो बंदरगाह हमें जो मिला था वो आपका लोथल से मिला था। और नर्तकी की मूर्ति कहाँ से मिली? तो ये हमको मोहनजोदड़ो से मिली थी। कहाँ से? मोहनजोदड़ो से ये हमें नर्तकी की मूर्ति मिली थी। और मोहनजोदड़ो से एक और हमें साक्ष्य मिला था, वो कौन सा था?
बृहद स्नानागार यानी कि ग्रेट बाथ भी हमें मोहनजोदड़ो से मिला था। एक और आपका पूछा जाता है ताम्र रथ का, जो ताम्र रथ का, जो तांबे का रथ था, ताम्र रथ, ये हमें कहाँ से प्राप्त हुआ था? तो ये हमें दैमाबाद से प्राप्त हुआ था। कहाँ से? दैमाबाद, जो हमें आप ऊपर बताया था हमने, जो आपका प्रवरा नदी के किनारे पर स्थित है दैमाबाद। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, किस केंद्र शासित प्रदेश का क्षेत्रफल सबसे अधिक है? तो किस केंद्र शासित प्रदेश का क्षेत्रफल सबसे अधिक है? तो इसका राइट आंसर होगा लद्दाख। इसका एरिया लमसम 59,146 किलोमीटर स्क्वायर है। और सबसे कम किसका है? तो लक्षद्वीप का सबसे कम है, जो कि 32 किलोमीटर स्क्वायर है। वही अगर हम पॉपुलेशन के हिसाब से केंद्र शासित प्रदेशों की बात करें तो सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन किसकी है? तो यहाँ पे दिल्ली की सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन है केंद्र शासित प्रदेशों में। अगला प्रश्न है, 3 बीघा कॉरिडोर विवाद किस देश के साथ है? तो जो 3 बीघा कॉरिडोर विवाद है, ये सबसे पहली बात तो ये 100वें संविधान संशोधन 2015 से इसको संशोधित किया गया था। और ये किस देश के साथ है 3 बीघा कॉरिडोर विवाद? तो इसका राइट आंसर होगा बांग्लादेश। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, कौन सी पंचवर्षीय योजना सबसे सफल रही? तो ये आपकी कौन सी पंचवर्षीय योजना थी तो सबसे सफल रही? तो इसका राइट आंसर होगा पहली पंचवर्षीय योजना, जो आपकी 1951 से 1956 तक चलाई गई। ये आपकी पहली पंचवर्षीय योजना थी। इसका जो मुख्य उद्देश्य था वो क्या था? तो कृषि इसका मुख्य उद्देश्य था पहली पंचवर्षीय योजना की, और हैराट डोमर मॉडल पर आधारित थी। उद्देश्य इसका था 2.1%, लेकिन हमने जो इसमें अचीव किया वो कितना था? तो वो 3.6% इसमें हमने अचीव किया। तो ये हमारी सबसे सफल योजना थी। भाई अगर हम दूसरी पंचवर्षीय योजना का समय की बात करें तो 1956 से लेकर 1961 तक इसका टाइमलाइन था, और इंडस्ट्रियलाइजेशन इसका मुख्य उद्देश्य था। अगर तीसरी पंचवर्षीय योजना की बात करें तो 1961 से लेकर 1966 तक इसका टाइमलाइन था, और सेल्फ रिलायंट जो था इसमें हमने उद्देश्य रखा था। अगला है, राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन कब किया गया? तो राष्ट्रीय विकास परिषद का जो गठन किया गया था ये 6 अगस्त 1952 में इसका गठन किया गया था। और इसका जो हेड होता था उस समय वो आपका प्रधानमंत्री इसका हेड होता था, राष्ट्रीय विकास परिषद का। अगला प्रश्न आता है, इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की? तो इलेक्ट्रॉन की खोज जो थी वो जे थॉमसन के द्वारा 1897 में इसकी खोज की गई। अगर हम वही रदरफोर्ड की बात करें तो रदरफोर्ड ने प्रोटॉन की खोज की, प्रोटॉन की, और ये 1919 में रदरफोर्ड के द्वारा प्रोटॉन की खोज की गई। और जेम्स चैडविक की बात करें तो जेम्स चैडविक ने जो खोज की वो न्यूट्रॉन की खोज की जेम्स चैडविक ने। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, इनमें से कौन सा विटामिन ई का स्रोत है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर होगा गेहूं। गेहूं जो है वो आपका विटामिन ई का स्रोत है। अगर अन्य स्रोतों की बात करें विटामिन ई में तो इसमें आपका बादाम आ जाता है, और बादाम के बाद मूंगफली, ये भी आपके विटामिन ई के स्रोत हैं। अगला प्रश्न है, नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया के बीच कौन सी रेखा स्थित है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो ये होगा 38वीं समांतर रेखा, यानी कि 38th पैरेलल रेखा जो है वो नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया के बीच में स्थित है। अगला प्रश्न है, दुनिया का सबसे बड़ा ग्लेशियर कौन सा है? तो जो लैम्बर्ट ग्लेशियर है ये दुनिया का सबसे बड़ा ग्लेशियर है आपका। अगला प्रश्न है, विश्व पुस्तक दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? 23 अप्रैल। 23 अप्रैल को हम विश्व पुस्तक दिवस के रूप में मनाते हैं। अगला प्रश्न आता है, बिम्स्टेक की स्थापना, मतलब बिम्स्टेक की शुरुआत कब की गई? तो बिम्स्टेक की जो शुरुआत की गई थी वो आपकी 1997 में इसकी शुरुआत की गई बिम्स्टेक की। और इसमें जो मेंबर थे वो 7 मेंबर थे शुरुआती समय में। और हेडक्वार्टर इसका कहाँ पे है? ढाका, बांग्लादेश में बिम्स्टेक का हेडक्वार्टर है। अगला प्रश्न है, इंटरपोल का मुख्यालय कहाँ पर है? तो जो लियोन फ्रांस है, लियोन फ्रांस में इंटरपोल का मुख्यालय है। अगला आता है, भारत रत्न पाने वाले 50वें व्यक्ति कौन थे? तो जो भारत रत्न पाने वाले 50वें व्यक्ति थे वो आपके लाल कृष्ण आडवाणी थे, 50वें व्यक्ति। अगर हम 2024 की बात करें तो 2024 में कुल 5 लोगों को भारत रत्न दिया गया। कितने लोगों को? 5 लोगों को भारत रत्न दिया गया, जिसमें 49वां नाम आता है आपका कर्पूरी ठाकुर, कर्पूरी ठाकुर। 50वां नाम आता है लाल कृष्ण आडवाणी का, और 51वां नाम आता है PV नरसिम्हा राव का। 52वां नाम आता है आपका चंद्रशेखर राव।
नहीं, सॉरी 52वां जो आपका नाम आता है, 52nd नाम जो है वो आपका चौधरी चरण सिंह का है, जो कि यूपी से संबंधित थे, जो अजीत सिंह के पिताजी थे। आप जानते होंगे अजीत सिंह कोई पॉलिटिकल है, जो ये मुजफ्फरनगर साइड में इनकी पार्टी चलती है, और ये यूपी से ही संबंधित थे। चौधरी चरण सिंह ये अजीत सिंह के पिताजी थे, और ये प्रधानमंत्री भी रह चुके हैं चौधरी चरण सिंह। और जो 53वां मिला था, यानी कि MS स्वामीनाथन को 53वां भारत रत्न दिया गया था। तो लेटेस्ट अभी किसको है, तो 53वां है MS स्वामीनाथन को। 2024 में आप लोग याद रख सकते हैं 5 लोगों को ये दिए गए थे। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, UPI स्वीकार करने वाला यूरोपीय देश। तो ये UPI स्वीकार करने वाला पहला यूरोपीय देश बन गया है, और ये इसका राइट आंसर क्या होगा, तो इसका राइट आंसर होगा फ्रांस। UPI यानी कि यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस होता है, ये जो स्वीकार करने वाला यूरोप का पहला देश बन गया है फ्रांस। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, किस राज्य सरकार ने कश्मीर में सरकारी गेस्ट हाउस खोलने की घोषणा की है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा, महाराष्ट्र सरकार ने कश्मीर में सरकारी गेस्ट हाउस खोलने की घोषणा की है। इसके बाद प्रश्न देखते हैं, जिसका आंसर आप लोग हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। प्रश्न है आप लोगों के लिए, भारत के उड़ीसा में स्थित राउरकेला इस्पात संयंत्र किसकी सहायता से लगाया गया था, तो उसका राइट आंसर आपको हमें कमेंट बॉक्स में बताना है। और इस प्रश्न से संबंधित जितनी भी जानकारी आप लोगों को पता हो वो आप लोग हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। इसके बाद आप लोगों को हम बता दें कि आप लोग इसको जो PDF है ये हमारे ऐप से भी डाउनलोड कर सकते हैं और टेलीग्राम से भी डाउनलोड कर सकते हैं। अगर आप लोग SSC GD के फुल मॉक देना चाहते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट, तो आप लोग हमारे मॉक को डाउनलोड करके फ्री टेस्ट सीरीज में एनरोल कर सकते हैं। यहाँ पे हमने 15 बेस्ट SSC GD के सैम्पल मॉक डिस्कस किए हैं, फुल टेस्ट सैम्पल मॉक है, तो आप लोग ऐप पे जाके इनको दे सकते हैं। और ईबुक के बारे में आप लोगों को पता ही होगा, इसका लिंक आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। स्टैटिक GK की ईबुक है, अगर आप लोग इसे परचेज करना चाहें तो इसको परचेज कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दिया हुआ है। और आप लोग मंथली करंट अफेयर भी देना चाहते हैं तो आपको हमारे ऐप पे मंथली करंट अफेयर मिल जाएगा। SSC GD और रेलवे वाले बच्चों के लिए ये हेल्पफुल रहेगा। इसमें हमने मंथली करंट अफेयर डाल रखा है, जनवरी से लेके आपका अभी ये अक्टूबर तक आपको मिल जाएगा, और 1 या 2 दिसंबर तक आपको नवंबर का भी प्रोवाइड करा दिया जाएगा इस ऐप पे। तो जनवरी से लेके आपका अक्टूबर तक का करंट अफेयर आप क्विज के फॉर्म में इसको रिवाइज कर सकते हैं, ये भी आपको ऐप पे मिल जाएगा। तो ऐप आप लोग जरूर डाउनलोड कर लीजिएगा। बाकी आप लोगों को बता दें, आप हमारे सोशल पेजेस से भी ज्वाइन हो सकते हैं, टेलीग्राम, व्हाट्सएप चैनल और यूट्यूब चैनल से भी। और वेबसाइट पे भी आप लोग मॉक टेस्ट दे सकते हैं सब्जेक्टिव क्विज का, और डेली करंट अफेयर यहाँ पे भी आपको टेस्ट प्रोवाइड कराए जाते हैं। तो आप लोग इनको ज़रूर ज्वाइन कर लें किसी भी लेटेस्ट अपडेट के लिए। बाकी वीडियो अगर अच्छी लगी हो आप लोगों को तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, और अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर करना ना भूलें। और चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। धन्यवाद।